पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कंसेप्ट जिन पर एक प्लेलिस्ट मेरी चल रही है, उसमें आज का हमारा वीडियो रहेगा स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का क्षेत्र पे। देखिए, लोक प्रशासन बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है और इसके कंसेप्ट भी जो रिपीट होने वाले कंसेप्ट हैं, बार बार आते रहते हैं, वो भी ईजी हैं समझने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि बिगिनर्स के लिए खासतौर पे, यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप इग्नू वगैरह से किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी डिस्टेंस की एजुकेशन कर रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है रेगुलर क्लासेस लगाने का, आप ऑनलाइन आते हैं, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं, आपको ये कंसेप्ट मिलते ही नहीं है। ईज़ी हैं, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी चाहिए होती है कई बार, क्योंकि बुक्स में जो आपको लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी वो इतनी जटिल होती है कि मतलब एक सिंपल पर्सपेक्टिव से उसको समझना हो तो 3-3 4-4 बार पढ़ना पड़ता है। और आज के टाइम में हमारी जब आदत हो चुकी है यूट्यूब की तरफ फोकस करने की, तो जैसे हमें हमारी ग्रेजुएशन में दिक्कत आई थी, आपको भी आ रही होगी, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कोई कंटेंट अवेलेबल है ही नहीं जो कि सिरे से लोक प्रशासन की जो बारीकियाँ हैं उनको समझाते हुए और आपको हायर कंसेप्ट्स की तरफ लेके जाए। तो यहाँ इस चैनल पर आपको जो है वो कमी पूरी होती हुई मिलेगी। धीरे धीरे करके मैं एक पूरा सेटअप बिल्ड कर रहा हूँ, एक पूरा प्लेलिस्ट, एक पूरा कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, जहाँ पर लोक प्रशासन के ज़्यादातर जो तत्व हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके अलावा यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी PYQs की सीरीज़ आ रही है और कुछ वीडियोज़ भी आते रहेंगे। तो आप जो है लोक प्रशासन के लिए सारा कंटेंट एक जगह पर अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करके इसे जो है ज़्यादा अपने कंटेक्ट तक, अपने जो सर्कल में और कोई लोक प्रशासन के पढ़ने वाले हैं उन तक पहुँचाइए। तो शुरू करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को एक छोटे से इंट्रो के बाद। हाँ जी, तो लोक प्रशासन में बहुत बार आपने ये बात सुनी होगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है। इवन यूजीसी नेट के अंदर भी जब एग्जाम में 2 या 3 बार तो मैं खुद इनकाउंटर कर चुका हूँ, इससे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो क्या होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल? बहुत ही सिंपल है। स्पैन का अर्थ होता है क्षेत्र, अंग्रेजी में जो स्पैन वर्ड है इसका अर्थ होता है ये दूरी, एक बिलांद जिसे हिंदी में कहा जाता है। और कंट्रोल का अर्थ नियंत्रण, यानी कि कितनी दूरी तक या कितने क्षेत्र में कोई व्यक्ति नियंत्रण कर सकता है। अब कौन करता है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। नियंत्रण करेगा आपका बॉस, किसी भी संगठन का जो चीफ है, जो मुखिया है या मैनेजर है, प्रबंधक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर जिसे कहा जाता है, उसका काम होता है कि वो अपने अधीन आने वाले सभी वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करे, उनके काम को देखे, उनके काम में अगर कोई कमी है तो सुधार करने के लिए उन्हें टिप्स दे, किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड करे, किसी ने गलत काम किया है तो उसको स्कोल्ड करे, उसे डांटे, रोके, या फिर उसमें सुधार करने के लिए दूसरे जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिए जाएँ, क्योंकि संगठन इसी तरह से चलता है। तो एक व्यक्ति कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, बेसिकली ये कंसेप्ट उसके ऊपर है। कोई भी एक, मान लीजिए आपका कंट्रोलर है या सुपरवाइज़र है, वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, इस पर बात आती है कि उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा। अब इस पे अलग अलग विचारकों के, क्योंकि एक क्लासिक कंसेप्ट है लोक प्रशासन की शुरुआत को, जब लोक प्रशासन को जब शुरुआत से पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा एक सब्जेक्ट की तरह, तभी से कुछ सवाल घूमते रहते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों के दिमाग में, वहीं से आया है ये, तब से ही चर्चाएँ चलती रहती हैं। जैसे लिंडल उर्विक बोलते थे कि 5 से 6 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा, अगर कोई जो सुपरवाइज़र है उसके अधीन बहुत सारे लोग हैं तो 5-5 6-6 के ग्रुप में उन्हें बांट दिया जाए, अगर टेक्निकल काम है तो। अगर काम सामान्य प्रकृति का है, यानी कि ऐसा काम है जो सभी लोग मिलकर एक जैसा काम कर रहे हैं, उनके काम के नेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और सरल तरीके का काम है, तो 8 से 12 लोग भी इसके अंदर आ सकते हैं। ये जो संख्या है ये उर्विक ने बताई थी, लिंडल उर्विक ने बताई थी। लिंडल उर्विक महत्वपूर्ण विचारक हैं लोक प्रशासन के, उनकी तरह के और भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने लोक प्रशासन में अपना योगदान दिया है, और उन सब विचारकों के जो विचार हैं, उनके जो लोक प्रशासन में योगदान है, उनके जो कार्य हैं, उन पर एक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो चल रही है और अपडेट भी होती रहेगी। उसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को आप इस वीडियो के बाद जरूर देखिए। लिंडल उर्विक के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक स्टडी हुई थी 1937 के अंदर, एक सर्वे किया गया था, उसमें ये पाया गया कि अलग अलग देशों में अलग अलग संख्या मिलती है उन लोगों की जो सुपरवाइज़र के अधीन होते हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के अंदर ये संख्या मोस्टली 15 होती है। फ्रांस में 17 लोगों की एक एवरेज है, जहाँ पर एक सुपरवाइज़र उन लोगों को कंट्रोल करता है, यानी कि 17 लोग उसके अधीन काम करते हैं। जापान में ये संख्या 13 पाई गई, 1937 की ये स्टडी थी जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और अमेरिका में 60 लोग भी एक व्यक्ति के द्वारा मैनेज किए जा रहे थे उस टाइम पे। तो ये स्टडी की थी, एक विचारक थे वॉलेस, उन्होंने। अब इन्होंने पाया कि कोई व्यक्ति 60 तक के लोगों को मैनेज कर रहा है। लिंडल उर्विक कहते हैं कि 8 से 12 भी तब होने चाहिए जब एक सिंपल तरह का काम हो, यानी कि किसी फैक्ट्री में जिस तरह से लेबर से काम करवाया जाता है उस तरह का काम हो, तो 12 लोगों को मैनेज करिए। अगर कोई अलग अलग नेचर का काम लोग कर रहे हैं तो 5 से 6 लोगों को ही एक सुपरवाइजर जो है वो ठीक से कर पाता है। अब ऐसा क्यों है, अलग अलग यानी कि संख्याएं क्यों हैं और क्यों इस पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो नियंत्रण का क्षेत्र को समझने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, कोई भी संगठन है उसके अंदर 2-3 तरह की चीज़ें होनी जरूरी है ताकि वो सुचारू रूप से काम करे। सबसे पहला होना चाहिए समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है कि एक स्तर से कोई बात या कोई भी सूचना जो चली है वो दूसरे स्तर तक सही तरह से पहुंचे और
उसकी बात को माना जाए। अगर दो पक्ष एक दूसरे से बराबर स्तर के हैं तो वो एक दूसरे की बात को समझें। किसी तरह के विवाद की स्थिति में वो कोई सुलझाने वाला भी वहाँ पर हो। तो ऐसा कब हो सकता है? जब एक व्यक्ति के अधीन इतने लोग हों कि जिन्हें वो ठीक से मैनेज कर सके, तभी समन्वय सही बन पाएगा। इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के क्षेत्र को डिफाइन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फैक्ट्री के अंदर 100 वर्कर हैं तो भी एक सुपरवाइजर हो, अगर वहाँ पर 40 वर्कर हैं तो भी एक सुपरवाइजर हो। दोनों स्थितियों में समन्वय में बहुत अंतर होता है। तो नियंत्रण का क्षेत्र अगर डिफाइन होगा तो उतने ही सुपरवाइजर वहाँ पर तय किए जा सकते हैं। समन्वय के अलावा संचार का अर्थ हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान। ये भी तभी अच्छे से हो सकता है जब एक सुपरवाइजर के अधीन जितने लोग हों उन्हें वो ठीक से कंट्रोल कर पा रहा हो। संचार के अलावा जो कार्य होने हैं उनकी गति और गुणवत्ता की अगर हम बात करें, तो अगर आपका सुपरवाइजर देख ही नहीं पा रहा है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, किस गति से कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि जो नीचे स्तर के लोग हैं काम करने वाले, वो गड़बड़ कर दें, क्वालिटी उतनी अच्छी ना दे पाएँ, या ना दें जानबूझ के। अगर उन पर जो है ठीक से आप कह लीजिए कि पहरेदारी नहीं रखी जा रही है, या वो काम को स्लो कर सकते हैं। एल्टन मेयो के जो प्रयोग थे मानवीय संबंधों वाले, वहाँ भी हमने एक पर्टिकुलर प्रयोग के अंदर ये देखा था कि जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपने खुद के गुट बना के अपने नियम बना लिए थे और ये तय कर दिया था कि कोई भी कर्मचारी उससे ज़्यादा काम एक दिन में नहीं करेगा। उसके लिए उन्होंने निकनेम भी निकाल दिए थे। तो वो सब कब होता है? जब आप ठीक से सुपरविजन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए संगठन को जो है पूरी स्पीड में अपने जो है लक्ष्यों की तरफ आगे चलाए रखने के लिए जैसे बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, वैसे ही नियंत्रण के क्षेत्र को डिफाइन करना और इसके हिसाब से ही सुपरवाइजरों को नियुक्त करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि कौन से ऐसे कारक या तत्व हैं जो इसके लिए काम कर सकते हैं। किस किस कारक पर निर्भर करेगा कि नियंत्रण का क्षेत्र बड़ा होगा कि छोटा होगा, कैसे तय होगा? तो सबसे पहला और सबसे कॉमन हो सकता है कार्यों की समानता। जैसे मैंने बताया कि एक फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, एक कोई खदान है, जैसे वहाँ से मान लीजिए कोयला निकाला जा रहा है, तो वहाँ जितने भी लेबर हैं वो एक तरह का काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र होगा उसको बहुत ज़्यादा अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं। उसे बस यही देखना है कि कौन सा मजदूर दिन में कितना एरिया निकाल पा रहा है, या फिर जो भी उनका क्राइटेरिया होता है। मान लीजिए वो पर लेबर या पर पर्सन जो है ये देखते हैं कि कितने किलोग्राम उसने मटेरियल जो है एक्सकेवेट किया है, या फिर जो भी क्राइटेरिया होगा वो बस ये देख लेंगे कि हाँ, हर एक व्यक्ति ने अपने जो निर्धारित लक्ष्य था उसको पूरा किया है कि नहीं किया। वहीं अगर कार्य हों अलग अलग तरह के, यानी कि एक आदमी के अधीन 20 लोग हैं और वो 20 लोग 6 अलग अलग तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हों, तो उसको दिक्कत आएगी समन्वय के अंदर। इस स्थिति में जहाँ पर एक जैसे कार्य हो सकता है कि वो 40 लोगों के काम को भी ठीक से ऑब्जर्व कर पाए। तो इससे तय होगा कि कार्य की समानता अगर है, कार्यों में एक जैसी आप कह लीजिए कार्यों में एक रूपता है, तो नियंत्रण का क्षेत्र बड़ा होगा। बड़ा नियंत्रण का क्षेत्र का अर्थ हो गया कि एक व्यक्ति ज़्यादा लोगों को मैनेज कर सकेगा। कार्यों में अगर समानता नहीं है, कार्यों की प्रकृति अलग अलग है, किसी एक सुपरवाइजर के अधीन जो लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा अगर किए जाने वाले कार्य की प्रकृति अलग अलग है, तो क्या होगा? वो कम लोगों को मैनेज कर पाएगा। नियंत्रण का क्षेत्र जो है वो छोटा हो जाएगा, उसके बिलान की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। जो वरिष्ठ है, या जिसे आप कह लीजिए पर्यवेक्षक कह लीजिए, बॉस कह लीजिए आप इसे, मुखिया, इसका व्यक्तित्व कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ से आप अगर रिलेट करना चाहें तो आप अपने स्कूल या कॉलेज की जो आपके टीचर्स हैं उनको आप इमेजिन कीजिए। एक टीचर होता है कि वो अगर क्लासरूम में बैठा है, बस आराम से बैठा भी है अपनी चेयर पे, तो चाहे 40 की क्लास है चाहे 50 की क्लास है, वो एकदम शांत बैठेगी कि वहाँ पर कहते हैं ना कि पिन ड्रॉप साइलेंस, वो हाल होगा। और कोई कोई टीचर ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर खूब जोर लगा रहा है तो भी वो 10 बच्चों को शांत नहीं करवा पा रहा है। तो पर्सनैलिटी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से किसी भी संगठन के अंदर जो पर्यवेक्षक है, जो उसका मुखिया है, उसकी पर्सनैलिटी अगर दमदार होगी, वो कंट्रोलिंग टाइप का होगा और उसे लोगों को मैनेज करना आता होगा, तो ज़्यादा लोगों को मैनेज कर पाएगा। अगर वो इन चीज़ों में कमज़ोर होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए व्यक्तित्व अगर अच्छा है, उसका मतलब नेतृत्व के गुण उसके अंदर ज़्यादा है, तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र भी बड़ा हो सकता है। और अगर इसकी कमी पाई जाती है तो नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होगा। भौगोलिक स्थिति संस्था की, ये अगला तत्व है जिस पर निर्भर करता है कि नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होगा या बड़ा। अब भौगोलिक स्थिति से अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, उसकी लोकेशन अलग अलग है, उसका कुछ हिस्सा या उसका एक जो फैक्ट्री का आउटलेट है किसी एक शहर में, दूसरा दूसरी जगह पर है। एक ही सुपरवाइजर उन दोनों को कंट्रोल करे, उसकी बजाय वो उतने लोगों को एक बिल्डिंग में कंट्रोल करे। इन दोनों में फ़र्क होता है। तो भौगोलिक रूप से अगर दूरी बढ़ जाती है किसी भी संगठन की, जैसे मान लीजिए सरकार का कोई एक विभाग है, उस विभाग के अधीन जितने भी ऑफिस होते हैं वो सारे फील्ड में बटे हुए होते हैं, तो वहाँ पर अकेला एक मुखिया उस पूरे विभाग को नहीं संभाल सकता। उसके लिए अलग अलग जो लेवल है उस पर उन्हें ऑफिसर मिले होते हैं। क्यों? क्योंकि भौगोलिक दूरी बढ़ जाने की वजह से नियंत्रण का क्षेत्र छोटा हो जाता है, कम लोगों को मैनेज किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारे कारण आ जाते हैं और आप वो समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा होता होगा। जो लोग बिल्कुल पास रहते हैं उनकी रिपोर्टिंग के लिए, उनके सुपरविजन के लिए, यानी कि उनके पर्यवेक्षण के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। दूर रहने वाले लोगों को जो है ठीक से टच में आने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उनके कामों को ऑब्जर्व करने के लिए समय लगता है, और समय के लगने के साथ साथ एक से दूसरी जगह जाना भी पड़ता है। बहुत सारे बंधन आ जाते हैं इसके अंदर। इसीलिए भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है किसको? स्पैन ऑफ कंट्रोल को। एक और तत्व इसके अंदर हो सकता है, मुखिया का व्यक्तित्व हमने देख ही लिया, जो कर्मचारी हैं उनके व्यक्तित्व पर भी डिपेंड करता है।
यहाँ मैंने टीचर का एग्जांपल लिया था, आप कन्वर्ट कर दीजिए स्टूडेंट को। टीचर सेम है। अब एक क्लासरूम में स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्वभाव से आज्ञाकारी हैं। वो क्या करेंगे, टीचर एक बार बोलेगा कि आप सबको ये काम करना है, वो तुरंत मान जाएंगे और करने लग जाएंगे। और दूसरी कक्षा में उनसे कम बच्चे हैं, मान लीजिए पहले आज्ञाकारी वाली कक्षा में 50 बच्चे थे, लेकिन वो 50 आज्ञाकारी थे। टीचर ने बोल दिया शांत रहो, तो वो हो गई। दूसरी क्लास में 10 ही बच्चे हैं, लेकिन एक भी आज्ञाकारी नहीं है। अब क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं क्या होगा। उसका नियंत्रण उन 10 लोगों पर भी, 10 बच्चों पर भी नहीं रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ व्यक्तित्व में सिर्फ ये नहीं आता है कि वो मतलब आदेश को मानते हैं नहीं, व्यक्तित्व में इसके अलावा ये भी आता है कि उनके पास अनुभव कितना है काम का। जो व्यक्ति जितने पुराने होते जाएंगे किसी संगठन में, उन्हें काम करने का उतना ज़्यादा तजुर्बा आता जाएगा। वो थोड़े से इंस्ट्रक्शन में भी अपने काम को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उन्हें सिखाने के लिए, उनको चेक करने के लिए पर्यवेक्षक को, ऑब्जर्वर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नए अगर कर्मचारी भर्ती हुए हैं तो उन्हें समझाने में, उनके काम को ऑब्जर्व करने में उसे ज़्यादा समय लेना पड़ेगा। तो अगर पुराने कर्मचारी, अनुभवी कर्मचारी हैं और आज्ञाकारी हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र बड़ा हो सकता है। नए हैं, नौसिखिए हैं और आज्ञाकारी भी नहीं है या कम है, तो उसके लिए नियंत्रण का क्षेत्र छोटा रखना होगा। यानी कि ऐसे कम लोगों को ही जो है पर्यवेक्षक हैंडल कर पाएगा। वी ए ग्रेकुनास, ये एक फ्रांसीसी विचारक थे। विचारक तो क्या थे, ये कंसल्टेंट थे प्रबंधन के क्षेत्र में, यानी कि अलग अलग फैक्ट्रीज वगैरह में प्रबंधन के ऊपर सलाह लेने के लिए इन्हें बुलाया जाता था। इन्होंने इस नियंत्रण के क्षेत्र को, स्पैन ऑफ कंट्रोल को इतना सीरियसली लिया था कि इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ही निकाल दिया इसके लिए। उन्होंने बोला कि नियंत्रण का क्षेत्र जो है, उससे पहले आप रिलेशन को डिफाइन कीजिए। रिलेशन यानी कि संबंध। यहाँ पर संबंध किसी तरह के पर्सनल मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, बल्कि कॉन्टैक्ट में कितना कोई व्यक्ति किसी के आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति संगठन में जैसे मुखिया है और उसके अधीन अगर 4 लोग हैं, तो यहाँ पर संबंधों के 3 तरह के स्वरूप हो जाते हैं। पहले संबंध होते हैं जिन्हें कहा जाता है एकल संबंध। एकल संबंध में भी व्यक्तिगत वाले, यानी कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संबंध जो है वो। यहाँ पर एक तरफ आप सिर्फ मुखिया को लोगे तो ऐसे 4 संबंध एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर मुखिया के चारों व्यक्तियों से अलग अलग जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो 4 हो गए। फिर वो कहता है कि इसके अंदर सीधे समूह के संबंध भी होंगे। सीधे समूह के संबंध का अर्थ हो गया कि इन 2 लोगों का एक समूह हो सकता है, उसके साथ मुखिया का एक संबंध होगा। इन 2 लोगों का समूह हो सकता है, उसके साथ मुखिया का संबंध होगा। इन 2 लोगों का होगा, वहाँ से इसका संबंध होगा। इसका और चौथे पर्सन का समूह हो सकता है, मुखिया का उससे संबंध होगा। अलग अलग समूह होना, फिर 3 लोगों का भी समूह हो सकता है। तो इस तरह से करके उसने बोला था कि कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो समूह के साथ मुखिया के सीधे बनते हैं, और ये समूह किसी भी तरह के हो सकते हैं। और फिर एक था तिरछे संबंध। तिरछे संबंध यानी कि क्रॉस में उसने क्या बोला, उसने बोला कि हर एक व्यक्ति के हर दूसरे व्यक्तियों के ग्रुप के साथ और प्लस में जो बच गए उनके साथ जो संबंध बनते हो। तो इस तरह की चीज़ों को उसने इंक्लूड करके, और ये 3 अलग अलग फॉर्मूले दिए थे। एकल व्यक्तिगत संबंध, तो अगर n नंबर कर्मचारी उसके अधीन काम कर रहे हैं तो हर एक के साथ एक संबंध है, तो इसलिए n संख्या जो है उसकी हो जाएगी व्यक्तिगत संबंधों की। सीधे समूह के संबंधों के लिए उसने ये फॉर्मूला दिया था, किस तरह से निकाला था उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कहीं भी ये डिफाइन नहीं करना है। हमारे जो यूजीसी नेट के अंदर जो प्रश्न आए हैं आज तक, वी ए ग्रेकुनास पर आए हैं, और इसके अलावा ये जो पिछला कंसेप्ट मैंने बताया ना, कारक कौन कौन से होते हैं, उस पर आए हैं। तो इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। कैसे इसको डेराइव किया उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोक प्रशासन की क्लास है, मैथमेटिक्स की नहीं है। तिरछे संबंधों को उसने डिफाइन किया था n × n-1 से। तो जब इन सबको जोड़ा जाए तो एक व्यक्ति के पास कुल संबंधों की जो संख्या हो जाती है ना, कुल संबंध यानी कि कुल कितने व्यक्तियों से उसको संपर्क रखना पड़ेगा, कितने तरह के संपर्क रखने पड़ेंगे, वो इन सब का जोड़ बनता है, जिसका टोटल फॉर्मूला बन जाता है ये। अब इसके अंदर एक एग्जांपल ही दे देता हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर एक संगठन में मुखिया के अलावा 3 अधीनस्थ कर्मचारी हैं तो वो 3 सीधे संबंध रखेगा, 6 संबंध होंगे उसके समूह वाले और 9 संबंध होंगे उसके तिरछे। टोटल कितने हो गए, 18 संबंध। यानी कि अगर एक व्यक्ति के अधीन 3 लोग काम कर रहे हैं तो उसे 18 तरह के जो है संबंधों को डील करना पड़ेगा। अगर ये संख्या 3 से 6 हो जाती है तो यही संबंध हो जाते हैं 222। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमने निकाला है। तो आप देखिए सिर्फ 3 कर्मचारियों के बढ़ जाने से कितने ज़्यादा संबंधों में बढ़ोतरी आ गई है। यानी कि उसका ये कहना था कि नियंत्रण का क्षेत्र जो है, जब आप देख रहे होंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक कर्मचारी के बढ़ने से एक संबंध नहीं बढ़ता है, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप सोच समझ कर ही एक सुपरवाइजर को उसके अधीन कर्मचारियों की संख्या फिक्स कीजिए, ताकि आपका संगठन ठीक से चलता रहे। अब ये कंसेप्ट बस इतना सा ही है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। आई थिंक सबको बहुत ईजी लगा होगा आपको। यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया, एक तो ग्रेकुनास का फॉर्मूला, और एक जो है किन कारकों पर निर्भर करता है कि वो नियंत्रण का क्षेत्र कितना बड़ा या छोटा होगा। इन 2 चीज़ों को आप ठीक से समझ लीजिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें इस कंसेप्ट की आलोचना की, देखिए प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना कर दी, किसने करी, हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है लोक प्रशासन में। इन पर भी वीडियो बनाई गई है, जो प्लेलिस्ट की मैंने बात की थी वहाँ पर इनका भी एक वीडियो डेडिकेटेड है, आप वो वीडियो भी देखिएगा। फिलहाल बात करें तो हर्बर्ट साइमन ने ये कहा था कि आप इस तरह से
एक सुपरवाइज़र के अधीन अगर 2-2 3-3 ही लोगों को रखने लगेंगे तो क्या होगा, आपके संगठन के अंदर स्तर बढ़ जाएँगे बहुत ज़्यादा। क्यों? आपको अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर है 3 व्यक्ति थे तो 18 संबंध थे। एक आदमी मान लीजिए कि 3 व्यक्तियों को नहीं 18 व्यक्तियों को मैनेज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। 6 पर आते ही आप कहें कि आप 222 व्यक्तियों को मैनेज करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 6 व्यक्तियों के लिए 3-4 सुपरवाइज़र अलग-अलग रखने पड़ जाएँगे। इससे क्या होगा, एक तो पदसोपान में अनावश्यक वृद्धि होगी और पदसोपान के साथ-साथ बाकी क्या होगा आपको पता है। पदसोपान के आने के साथ ही जो औपचारिकताएँ हैं वो बढ़ जाती हैं, जिस तरह से काम की गति है वो स्लो हो जाती है, हम सबको पता है। पदसोपान क्या है, इस पर वीडियो अभी आया नहीं है क्योंकि ये और बेसिक कांसेप्ट था, इस पर भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उनका कहना था कि इससे अनावश्यक जो औपचारिकता है ना वो बढ़ जाती है। आप क्या कीजिए, आप बस अपने संगठन को देखिए और जो भी स्थिति हो उस आधार पर निर्णय लीजिए। आपके पास अच्छा सुपरवाइज़र है, आप कम लोग जो आप ज़्यादा लोग उसको मैनेज करवा लीजिए, आपके उसका नियंत्रण का क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। आप अपने एम्प्लॉइज़ को जो है एजुकेट करने पे ध्यान दीजिए, उनका अनुभव बढ़ाइए, उन्हें ऐसा बनाइए कि वो ज़्यादा संख्या में एक व्यक्ति से मैनेज हो सकें। इस तरह की चीज़ें कीजिए, ना कि जो है इस तरह के फ़ॉर्मूलाज़ के आधार पर जो है आप बढ़ाते जाइए अपने स्तरों को। तो साइमन ने ये आलोचना की थी, मैंने जो है सारी बातें आपको बता दी है। इस वीडियो में इतना ही है, हम किसी और वीडियो में फिर बात करेंगे लोक प्रशासन के किसी और कंसेप्ट पे। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत कम समय में हमारा होने वाला है, आप उसकी भी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।